आप विवादित बयान देने में एक्सपर्ट हैं। आप सिर्फ विवादित बयान देते हैं। अगर ये कुछ विस्फोटक बयान नहीं दिखाएंगे तो इनको पूछेगा कौन। नशे के ब्रांड एम्बेसडर पापी पेट के लिए पाप करते हैं, समाज को भ्रमित करने के लिए एक वातावरण तैयार करते हैं। पर वो कहानी ऐसी, मतलब एक र्यूमर है कि रामलगन शर्मा जी ने अपने टिकट के लिए शास्त्री जी को कमरे में बंद कर दिया, उसमें बहुत सत्यता भी नहीं है। आप पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों को धमकी देते रहते हैं। ऐसी कई सारी क्लिप्स आती हैं। 6 बजे सुबह सांसद हो सो रहे हो, मेरा घर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सांसद का तो सवाल ही नहीं, विधायक के 90 के पहले विधायक का भी अपने को ख्वाब नहीं था कि धारा में बहते चले गए अपना, और फिर मिसा में उसी कारण गिरफ्तारी हुई, जेल से छूटे तो हो गया वो सब। जेल के बाद सब एक दूसरा ही परिदृश्य सामने। मैं समझता हूँ कि अगर शुद्ध मन से किया जाए तो इसी तरह के प्रयासों से ही लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी सरकारी प्रयासों से वो एक व्यवसाय टाइप का हो जाता है, उसमें भी क्लाइंट्स की और पत्रकारों की का शोषण ही होता है। मैंने स्वयं में बिना फीस लिए कम से कम 4-5 से मुकदमों की पैरवी की, बिना फीस लिए। जैसे कि उधर गुड़हर साइड से आते थे तो पूरा एरिया खाली रहता था, ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिलता था। अगर रीवा को आप आज देखिए और जो इंसान 2014 में देखा होगा, 10 साल में पिछले, धरती आसमान का अंतर हो रखा है रीवा में। मतलब ऐसा लगता नहीं है देखे कि हाँ ये वही रीवा है। तो भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। तो आज हम जा रहे हैं रीवा। विंध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता श्री जनार्दन मिश्रा जी के साथ हमारा पॉडकास्ट का टाइम फिक्स हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि सर से कांटेक्ट किया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सर टाइम दे दिए, क्योंकि उन्हें अभी दिल्ली भी निकलना है। साथ ही साथ बेसिकली जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो हमारा काम है पॉडकास्ट का, इसका मेन मोटिव मैं बताता हूँ। कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में समाज में बहुत सारी बातें फैली हुई होती हैं। वो करे कुछ नहीं है लेकिन कुछ भी कहानियाँ बना दी जाती हैं, और उनको कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अपने बारे में जो उल्टी सीधी कहानियाँ चल रही हैं उनका असली सच वो सामने बता सके। तो मेरा मोटिव कुछ ऐसा है कि जो लोग ये फैसिलिटी नहीं पा रहे हैं, जो लोग ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ऐसा मीडियम दो भाई अपनी सीधी बातें समाज में रख सकें। तो ठीक है, आगे बने रहिए, चलते हैं फिर। अच्छा है, आप जैसे नौजवान इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो इससे बड़ी हमको खुशी होती है। खासकर रीवा का कोई नौजवान इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना काम कर रहा है, सीख आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। गौरव की बात है। आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि मैं आपके बारे में रिसर्च बहुत टाइम से पहले से ही कर रहा था। एक रिसर्च में आपके बारे में जितना भी इंटरनेट पे, क्योंकि मैं तो रीवा में रहता नहीं हूँ, बाहर पर बातें सुनने के लिए मिलती हैं। रीवा में जो भी चीज़ें मतलब अभी इंटरनेट पे जो फ्लोट हो रखी है, पूरा इंटरनेट जब मैं खोला, आपके ये यूट्यूब पे सर्च किया, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जहाँ भी देखा, एक चीज़ जो आपके खिलाफ बार बार उछाली जाती है कि आप विवादित बयान देने में एक्सपर्ट हैं। मतलब ऐसे बोला जाता है कि आप सिर्फ विवादित बयान देते हैं। पर जब रिसर्च किया, मैं उन बयानों को सुना, मतलब जैसे कि मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी हिस्ट्री जैसे पता किया कि आप भी 15-16 साल एडवोकेसी में सिरमौर में अपना टाइम दिए। रीवा में 9 साल, रीवा में 7 साल सिरमौर में। जी। तो उधर समझ में आया कि शब्दों का जो हेर फेर किया जाता है, आप क्या पैराग्राफ आप बोल रहे हैं, बीच की लाइन उठाई गई, उसको पब्लिकली बोली गई। जैसे एक आपका बयान था उसमें कि वो ऐसे था कि चाहे दारू पिए चाहे जो करो लेकिन पैसा बचाओ, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से दिखाया गया कि आप कह रहे हैं नशे करो। मतलब एक लाइन बोली गई थी आपके लिए, नशे के ब्रांड एम्बेसडर। मतलब यानी जब लाइन सुना तो ऐसा समझ में आया कि आपके बारे में ये चीजें जो बताई जा रही हैं गुमराह करने के लिए या फिर एक निगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए बताई जा रही है। क्योंकि सीधी बात है, इंसान ऊंचाइयों पे है, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना रहेगा इस पर? ये पीठ पत्रकारिता है, और ये न तो हमारे चरित्रहरण के लिए करते हैं और न ही अपने पत्रकारिता धर्म के पालन के लिए करते हैं। ये अपने पेट पालन के लिए करते हैं, क्योंकि इनको कुछ न कुछ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए जिससे इनका पेट पलेगा। अगर ये कुछ विस्फोटक बयान नहीं दिखाएंगे तो इनको पूछेगा कौन। तो ये केवल ये पाप ये करते हैं अपनी रोटी के लिए, पापी पेट के लिए पाप करते हैं, और इससे पत्रकारिता की गरिमा, इनकी पत्रकारिता के प्रति खोखली निष्ठा
और समाज को भ्रमित करने के लिए एक वातावरण तैयार करते हैं। वातावरण तैयार होता है, इनका इंटेंशन हमारे खिलाफ नहीं होता है, इनका केवल होता है कि हमारा पेट कैसे, हमको कैसे हमारी न्यूज चले तो हमको पैसा मिले। ये केवल इसलिए करते हैं, सही बात है, मुद्दा नहीं तो मुद्दा क्रिएट कर दो। पैसे के लिए करते हैं सब, कि इनके चैनल का से इनको पैसा मिल जाए, इनकी इमेज थोड़ी सी अच्छा ले आओ ले आओ ले आओ। बाकी ये पूरा दिखाएंगे तो पूरे दिखाने की क्षमता नहीं है। पूरा दिखाओ कि हम क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो संदर्भ में आप एक लाइन जोड़ कर उठा करके और कर रहे हो। अब उस समय अपन बात कर रहे थे पानी बचाने की, और हर घर नल से जो पानी देने का एक योजना है, उसमें स्व सहायता समूहों को बुलाया गया था कि आप लोग पैसा कलेक्ट करके इसको चलाइए, क्योंकि सरकार बना के दे देगी पर चलाने की जिम्मेवारी तो पंचायत की होगी। बिल्कुल। और उसमें कमेटी है, कमेटी पैसा वसूल करेगी और उससे उसका जो खर्च होगा उसका उसकी भरपाई होगी। तो उस समय अपन ये कह रहे थे कि भाई आप फिजूल खर्ची में इतना पैसा खर्च करते हो और 30 रुपए 50 रुपए देने में आप कह रहे हो कि नहीं हम देंगे। तो उसमें अपन ये है कि भाई आप दारू के लिए आपके पास पैसा है, राजश्री के लिए पैसा है, कोरेक्स के लिए पैसा है, सारी फिजूल खर्चियों के लिए, पेट्रोल के लिए पैसा है, बाइक कहीं भी आना हो बाइक के बिना आप जा नहीं सकते हो, तो बाइक के लिए सब फिजूल खर्ची है। गांव में बाइक के लिए क्या मतलब है। तो ये सब मैंने कहा था कि, और नीचे आपने देखा होगा, ऊपर भी देखिए नीचे भी देखिए तो सब पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो इसलिए, पर उसको मैं ये नहीं मानता कि हमारे चरित्रहरण के लिए करते हैं, ये केवल अपने पेट के लिए करते हैं। जी। जैसे कि मैं जो ये काम अभी कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बताता हूँ। हमारा जो क्षेत्र है विंध्य का, पूरा विंध्य प्रदेश की ही बात करता हूँ, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, फिर इधर पन्ना को भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि आप हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हो संसद में जाके, विधानसभा में जाके। हमारे यहाँ के लोगों को जो प्रेजेंट करने का काम है संसद में होता है, वह खूबी होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक में देखेंगे, आज के समय में सबसे बड़ा जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मीडिया का, वो फोन के थ्रू हो रहा है। यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक चीज में देखा, हमारे यहाँ का जो होल्ड है, आपकी जो बातें हैं, आप जो बातें शायद जनता को बताना चाहते हैं कि आप इस राह पे चलो, वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही, जब मीडिया बहुत हाइप पे रहती है तभी हो पाती है। लेकिन एक इन जनरल वे में, जैसे आपका जो इंटरनेट पे जो चीजें आपकी चल रही है कि आपका स्वभाव ऐसा है, आप ये बयान दे देते हो, आपको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। मेरा ये सोच है कि हमारे यहाँ के इंसान की जो सोच है, व्यक्तिगत जो सोच है, उसको बाहर लाया जाए इस माध्यम से, कि इंसान एक्चुअल में समझे तो क्या बात है भाई। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के माध्यम से हमेशा सुनना मिले। जैसे अभी आपके साथ बैठा हूं तो हमारी बात जो एकदम फ्री बात हो, मतलब ऐसे कि एकदम आप मन से सच वाली बात बोले, कि मतलब आपको सोचना नहीं पड़े, कि हाँ, इंसान जो बातों बातों में जो बात बोलता है, इंसान का उससे व्यक्तित्व दिख जाता है। तो इसी वे में मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता था। जैसे इसमें सबसे बड़ा जो मेरा रीजन है कि कई बार होता है कि नेताओं के पीछे कई सारी कहानियां जोड़ दी जाती हैं। कई पूछता है कि, जैसे पूछा गया कि सांसद जी कैसे राजनीति में उभरे, तो नॉर्मल सी बात है कि सबको पता है कि आप पहले जनपद पंचायत के सदस्य से आगे बढ़े। मैं तो सरपंच से पंच, सरपंच, फिर आगे अच्छा, पंच से, सरपंच जी, से पंच से आया हूँ। अब मैं देखिए पता करने निकला तो मेरे को ही नहीं पता है कि आप पंच सरपंच रहे, जनपद पंचायत सदस्य से पता है। उस टाइम पे एक कहानी घूम रही थी। अब मुझे नहीं पता सही कि नहीं, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि उस समय पे जब चुनाव हुआ था तो राम लखन शर्मा जी थे, आपके ही साथ के थे। तो उनके साथ में, मतलब ऐसा एक कहानी है कि जो आपके गुरु समान जमुना प्रसाद शास्त्री जी थे, तो उन्होंने आपको कमरे में बंद कर दिया था। ऐसी एक कहानी बहुत चल रही है नहीं, मार्केट में। ऐसा तो नहीं है। तो कहानी ऐसी है कि माने ऐसी कहानी सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम कि राम लखन शर्मा जी ने शास्त्री जी को बंद कर दिया था। लोग ऐसा र्यूमर उड़ाते हैं, अच्छा। अब उसमें बहुत ज्यादा सत्यता भी नहीं है, पर वो कहानी ऐसी, मतलब एक र्यूमर है कि राम लखन शर्मा जी ने अपने टिकट के लिए शास्त्री जी को कमरे में बंद कर दिया। उसमें बहुत सत्यता भी नहीं है, पर वो हमारी कहानी नहीं है, वो राम लखन शर्मा जी की कहानी है वो। जी।
तो वो उसमें कोई मतलब वो एक र्यूमर अब उड़ गई हो गई, उसमें कुछ ऐसा मतलब की बात नहीं है वो। जी जी। अब यही देखिए मतलब हर जगह अलग अलग तरीके की हाँ कहानी नहीं, सेम चीज में चल रही है। मैं सत्य बता रहा हूँ कि वो हमारी आपकी, मैंने शास्त्री जी को बंद कर दिया ऐसा नहीं है। एक र्यूमर थी कि राम लखन जी ने शास्त्री जी को बंद करके टिकट ले लिया, वो भी सही नहीं है, पर एक अब उड़ गई तो उड़ गई। जी। जैसा कि मैं आपकी पार्लियामेंट की स्पीच देख रहा था अभी 24 जून 2024 वाली जो आपकी स्पीच थी, आप प्योर संस्कृत में स्पीच दे के आए थे। वहीं देश के अन्य नेता कोई जय पैलेस्टीन बोल के आ रहे हैं, कोई कुछ बोल के आ रहे हैं, वहीं पे आप प्योर संस्कृत में स्पीच दे के आए थे। तो मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको संस्कृत में संसद में स्पीच देनी चाहिए? दरअसल क्या है कि मैं विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक अवधारणा वाला व्यक्ति हूँ और अपनी प्राचीन संस्कृति पर हमको गर्व है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी संकल्पना है कि देश का जो नौजवान बच्चे आए वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी ज्ञानवान हो और संस्कृति को धारण करें। संस्कृत भाषा में ही हमारी संस्कृति छिपी हुई है। बहुत पुरातन काल से संस्कृति, हमारी संस्कृति को सजोने का काम संस्कृत भाषा ने बहुत प्राचीन काल से किया है। तो एक आदर है संस्कृत भाषा के प्रति, तो अपने को लगा कि भाई चलो संस्कृत में अपन कर लें। जी। न्यूज़ में देखा कि मतलब लोग बयान भी देते हैं कि आप कटिंग्स आती हैं आपकी, पूरी तो बात कभी आती जैसे कि आप बताए मीडिया वाली कि कटिंग्स आती। बीच में एक थी कि आप पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों को धमकी देते रहते हैं, ऐसी कई सारी क्लिप्स आती हैं। तो उनका असली राज है, जैसे एक सभाजीत यादव जी करके एक बयान था, उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा नाम उछाला गया था। हाँ वो सही है। और मैंने, मेरे स्वभाव में किसी को धमकी देना नहीं है। वही केवल एक घटना इधर 15-20, मैं सांसद के तौर पर भी और जिलाध्यक्ष, या कि कुल मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब से कहीं न कहीं महत्वपूर्ण स्थान मेरा रहा है। जी एक भी अधिकारी के साथ मैंने कभी बदतमीजी नहीं की, न उसको कहीं ऊंची आवाज में बात भी की, धमकाने का तो सवाल ही नहीं है। ये सभाजीत यादव वाला की बात तो जो है उसमें स्कीम नंबर 6 में कुछ लोगों ने आके, एक महिला सुबह सुबह आई कि हमारे घर के सामने बुलडोजर लगा करके हमारा घर गिरा रहे हैं। विधवा औरत थी, पुलिस की फौजी की विधवा थी वो। तो उन्होंने आके 6 बजे सुबह, सांसद हो, सो रहे हो, मेरा घर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लोगों को इकट्ठा किया और उस समय थोड़ा सा कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, जिससे लोगों को समझ में आ जाए, अधिकारी को भी, नहीं ऐसा इतना सरल नहीं है घर गिराना। तो वो बातें आई थी। बाकी मैंने आज तक कभी इस तरह का, सामान्य आदमी से भी मैं कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। और धमकाने वाला तो अपनी प्रवृत्ति ही नहीं है, धमकी देना, धमकाना, ये सब मैंने कभी सीखा नहीं है। हाँ, विरोधी राजनीति करता रहा हूँ तो संघर्ष में, तो फिर सारी चीज़ें, जेल भी गया तो जेल जाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, झूमा झटकी भी होती है प्रदर्शन के दौरान, सब चीज़ें वो एक कार्यक्रम का अंग होती हैं। बाकी उसमें कहीं कोई बैड इंटेंशन नहीं होता कि हम गलत धारणा से किसी को, अपन ने कभी ये जीवन में, हमारे स्वभाव में ही नहीं है। राजनीति का एक प्रोसेस है, उसमें कभी कभी इस तरह से बातें आ जाती हैं। जी। तो राजनीति की अगर आपकी राजनीतिक जीवन जो है आपका एक बहुत लंबे दौर से आ चुका है कि आप क्या बोलते हैं, जिला महामंत्री भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, तीसरी बार के सांसद भी हैं रीवा लोकसभा सीट से, उसके अलावा पंच रहे, सरपंच रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। आपको राजनीतिक में आगे बढ़ना है, वकालत भी कर रहे थे आप साथ में, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? अपन सच पूछिए तो 90 के पहले तक कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी, माने विधायक या सांसद, विधायक सांसद का तो सवाल ही नहीं, विधायक 90 के पहले विधायक का भी अपने को ख्वाब नहीं था।
एक हमको लगता है कि हमारे डीएनए में ही या कि ब्लड में ही समाज सेवा का रहा, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में और 15 साल और 16 साल माने 9वीं की गर्मी, 10वीं की गर्मी और 11वीं कक्षा की गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव के बच्चों को, जो मवेशी चराने वाले बच्चे थे या कि जो बच्चे अपने 5वीं का है 8वीं का है लेकिन उसका तीसरी का स्टैंडर्ड भी नहीं है, उन सारे बच्चों को मैं गर्मी की छुट्टियों में 3 वर्ष तक मैंने पढ़ाने का काम किया। जी। 9 5 14 साल की उम्र, आज का 69 साल का जनार्दन नहीं, 14 साल का जनार्दन, बहुत छोटी 15 एज साल से। का जनार्दन, 16 साल की उम्र का जनार्दन, और 50 बच्चों को मैं एक साथ पढ़ाता था। इतनी छोटी सी उम्र में। और अपने हाथ से वो पीपर, हमारे बगीचे में पीपर और महुआ के घनी छाया थी, वहां पर सुबह मैं अपने हाथ से गोबर से उस मैदान को लीपता था, फिर जाता था, स्नान करता था, फिर आकर के बच्चों को पढ़ाना, 7 बजे से 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाता था। तो इस तरह से लगता है कि शुरू से ही अपना जीवन ही उस ढंग का रहा है। और चलते चलते संपूर्ण क्रांति का आंदोलन आया, जयप्रकाश जी का आंदोलन, और सामाजिक परिवर्तन की बात आई, तो उसमें एक धारा में बहते चले गए अपना, और फिर मिसा में उसी कारण गिरफ्तारी हुई, जेल से छूटे तो हो गया वो सब, जेल के बाद सब एक दूसरा ही परिदृश्य सामने था। जी। आज के समय में वकालत जो है आपने बीच में ही छोड़ दी, या फिर हो सकता है वकालत कभी आपसे छुट्टी ही नहीं होगी, क्योंकि आप राजनीति में हैं तो वकालत पर ध्यान तो देना ही पड़ता होगा थोड़ा बहुत, भले आप कोर्ट में नहीं जाएं लेकिन पूरे जीवन में काम तो आई होगी। आज के समय में जो हमारा रीवा सतना है, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे क्षेत्र का इंसान जो है मात्र 10% वकालत करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें से 1-2% होते हैं जो बाहर जाते हैं। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से ये डिग्रेड हो रही है चीज़, जिस प्रकार से लोग नहीं बढ़ रहे हैं वकालत की ओर, लीगल नॉलेज की ओर, आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रीवा पे? देखिए, मैं तो वकालत को ऐसा मानता हूँ कि आदमी के दिमाग की खिड़की खोलने का काम वकालत की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, और वकालत अगर करने वाले आदमी का सोचने का दायरा, समझने का दायरा, विश्लेषण करने का तरीका बदल जाता है, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को पकड़ने में माहिर हो जाता है। इसलिए खासकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए तो वकालत बहुत ही आवश्यक है। जी। पर अब जो राजनीति का ट्रेंड है उसमें पैसे का बहुत अधिक महत्व हो गया है, और वकालत में तत्कालिक पैसा इतना नहीं है कि राजनीति वकालत के पैसे से की जाए, इतना पैसा वकालत में नहीं है, शुरुआती दौर में नहीं। नंबर 2 की कमाई करके, आप ठेकेदारी करके, दूसरे व्यवसाय करके धन अर्जित जल्दी हो जाता है, धनार्जन हो जाता है, ज्ञानार्जन हो या न हो, धनार्जन तो हो जाता है। जी। तो आज अब धन की महत्ता राजनीति में अधिक हो गई है, इसलिए वकालत की ओर लोगों का ध्यान उतना ज्यादा नहीं जाता। जो नौजवान वकालत में शुरुआत में बहुत संघर्ष है, उन घरानों के बच्चों को छोड़ दीजिए जिनका परंपरागत पैसा है, किसी बाबा जी हैं, पिताजी हैं, फिर वे पोते आ गए, तो उन परिवारों की मैं बात नहीं करता, लेकिन फ्रेश लड़के के लिए तो स्ट्रगल है। 5 7 8 9 10 वर्षों तक तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जी। उतना स्ट्रगल सहने की क्षमता अगर विकसित हो जाए तो लोग, नौजवान आने लगे, पर उसके बहुत ही पेशेंस की जरूरत है। वकालत का पैसा इतना सरल नहीं है, बहुत पेशेंस मांगता है, बहुत समय कंज्यूमिंग है, और आपको फुल टाइम चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा अरुचि अगर आप मान रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तमाम लोग अभी लॉ ग्रेजुएशन को, बहुत टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है कि उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छे स्कॉलर देख रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि लॉ प्रोफेशन में आगे चल करके बहुत अच्छे जीनियस और टैलेंटेड ब्रेन आएगी इसमें, इस प्रोफेशन में। और जो हमारी पुरानी गौरवमयी परंपरा रही हमारे बिंद में, बहुत ही जीपी सिंह जी,
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। खरे साहब तो सीजेआई होकर रिटायर हुए। जी जी जजेस की श्रृंखला है, विद्वान वकीलों की श्रृंखला है कि जिनका लोहा पूरा प्रदेश मानता था। ऐसे ऐसे हमारे गोविंद सिंह जी, रामायण प्रसाद जी, गिरिजा प्रसाद जी, ऐसे ऐसे वकील हुए हैं जिनका तो बड़े बड़े। अभी इनका रीवा मोह जो था, हमारा सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है रीवा मोह। इसको रीवा मोह को जिसने छोड़ दिया, वो कौशल प्रसाद जी रीवा छोड़ के गए जबलपुर में, तो प्रसिद्धि मिली उनको। तो इस तरह से जिन लोगों ने रीवा छोड़ दिया, एसपी सिंह जी ने रीवा छोड़ा तो कहां पहुंच गए, जी खरे साहब ने रीवा छोड़ा तो कहां पहुंच गए। इसलिए रीवा छोड़ के जिन लोगों ने काम किया उनको प्रसिद्धि मिली है, और रीवा के लोगों को भी प्रसिद्धि मिली है। मैं इसको पूरा विश्वास है कि रीवा के नौजवान इस पेशे में आएंगे और इसको अच्छे से अच्छा ब्रेन मिलेगा इस प्रोफेशन को। जी मैं आपकी पार्लियामेंट की जो स्पीचेस हैं, जो आप पार्लियामेंट में जाके आपकी स्पीचेस देखा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो मतलब जितनी आपके टेन्योर जितनी भी स्पीचेस सारी की सारी देखा, एक बहुत अच्छी स्पीच मेरे को मिली जहाँ पे आपने रेवेन्यू कोर्ट्स को अलग करके उनको पावर्स देने की बात करी ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस के लिए आपने बात करी थी। उस चीज का फिर आगे कुछ हुआ था वहां पे संसद में, मतलब आपकी बात क्या? नहीं, वो रेवेन्यू जो मामला है वो तो प्रदेश का मामला है। जी राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार प्रदेश तक है, केंद्र का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो पेंडेंसी अपने आप रेवेन्यू केसेस की अगर अलग से तहसीलदार, एसडीएम, वही व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी देख रहा है, वही कोर्ट भी देख रहा है, जी तो न्याय नहीं हो पाता और गुणवत्तापूर्ण जजमेंट नहीं हो पाते। बिल्कुल तो इसलिए मैंने उस पर लॉ मिनिस्टर से भी बात की थी। उन्होंने शायद कुछ पत्राचार किया, बातचीत किया था उन्होंने, क्या उन्होंने माना था उन्होंने कि हाँ ये बात बिल्कुल आपने सही उठाई है। और मैं फिर से इस पे पहल करने की सोच रहा हूँ जी कि इस बात को मैं फिर से उठाऊं और लॉ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, लॉ मिनिस्टर जो है उस बात का पहल करें, स्थानीय प्रदेश के कानून मंत्रियों से कि इस संबंध में प्रदेश विचार करे और इनका अलग अलग कुछ दायरा बना दिया जाए, तो रेवेन्यू कोर्ट्स की पेंडेंसी, उनकी गुणवत्ता और न्याय तक पहुंचने की क्षमता में वृद्धि होगी। जी तो सांसद जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मेरे दादाजी के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ग्राउंड लेवल से उठे हैं, ग्राउंड लेवल से उन्होंने चीज़ें करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेली। मैं तो देख नहीं पाया उनका कार्यकाल का वो प्रॉब्लम झेले, मतलब जब तक मेरी उम्र हुई देख नहीं, तब तक वो रिटायर हो चुके थे। पापा कभी कभी बताते हैं या फिर पापा के दोस्त लोग तो बताते हैं कि लोगों की मदद बहुत करने में आगे रहते थे। वो भी अपने ज़माने में वकालत करना चाहते थे क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की मदद की जा सके। इसी के पीछे सोचता था कॉलेज में क्या करना है क्या करना है, कि वकालत तो करनी है, कि अपने क्षेत्र में आके अपने क्षेत्र को ही आगे बढ़ाने का मेरा पूरा सपना है। एक एनजीओ खोला हूँ मैं न्याय समर्थन नाम से। उस एनजीओ का काम ये कि जो दबे कुचले स्तर का इंसान है, जिसके पास वकीलों की सुविधा नहीं मिल पा रही, जिनके पास लीगल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, उनको वो सुविधा दिलाने का मेरा काम आगे बढ़ा रहा हूँ। सतना में वो काम चालू कर दिया, इंदौर में सेटअप कर चुका हूँ। अब जो है क्या बोलते हैं, रीवा में भी उसको आगे एक्सपेंड करने का काम मेरा चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे आज के समय में देखा जाए, डीएलएसए खोल रखा है, हर डिस्ट्रिक्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी खोल रखी है। कहते तो हैं कि हम लोगों को न्यायिक सुविधा दिलाएंगे, परंतु नाम नहीं लूंगा पर कई ऐसे वकील हैं कि उनको प्रताड़ित कर देते हैं 100-100 रुपए के लिए। क्या ये चीज की जो पहल है, मतलब मेरा जो एनजीओ, आपको क्या लगता है कि आगे कैसा काम रहेगा हमारे लिए? मैं समझता हूं कि अगर शुद्ध मन से किया जाए तो इसी तरह के प्रयासों से ही लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी सरकारी प्रयासों से वो एक व्यवसाय टाइप का हो जाता है, उसमें भी क्लाइंट्स की और पक्षकारों की इसका शोषण ही होता है। मैंने स्वयं में बिना फीस लिए कम से कम 4-5 से मुकदमों की पैरवी की है, बिना फीस लिए 400-500 केसेस? 4-5 से मुकदमों की पैरवी की है पूरे जीवन में। जी जी और कई मामलों में तो मैं स्वयं पक्षकारों को किराए का पैसा देता था
कई लोगों को साइकिल खरीदी कि साइकिल से आओ जाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम पक्ष, और उसका क्योंकि उसका केस जो है वो बिल्कुल पक्ष जो था वो बिल्कुल न्याय संगत है जी तो कई को तो हमने कहा कि भाई तुम ये साइकिल के लिए पैसा दो, उस समय सेकंड हैंड साइकिल 200-300 रुपए 200-250 रुपए में मिल जाती थी, तो मैं 200-250 रुपए साइकिल खरीदने के लिए देता था और पक्षकार से कहता था कि तुम साइकिल से आओगे तो तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, और साइकिल से अगर किराए की बस उससे आओगे तो फिर हम तुम्हारे पूरी फीस लेंगे। जी तो ये समाज सेवा का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी इस तरह के काम। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो प्रयास प्रारंभ किया है उससे काफ़ी लोगों को आप उनके दर्द पर मरहम तो लगाने में सफल होंगे। मैंने स्वयं किसी एनजीओ की सहायता से नहीं, लेकिन मैंने स्वयं इस तरह के काम किए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने किसी पक्षकार की, दबे कुचले गरीब की, जिसका जो कानूनन जो स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन कुछ दूसरी परिस्थितियों की वजह से वो अपना न्याय पाने में उतनी क्षमता नहीं, सक्षम नहीं है, तो उसमें अपन उसको सशक्त करते हैं। और जिस समय आप देखेंगे कि जब वो पक्षकार के पक्ष में निर्णय होता है तो कितना अपने को संतोष होता है कि एक पवित्र काम हमने कर दिया, और उस गरीब की चेहरे को देखिए आप तो लगता है कि इसके तो मैंने जिंदगी मिल उसको गई। स्वर्गारोहण हो गया, उसको बिल्कुल एकदम से स्वर्ग में पहुंच गया वो, तो उसको बहुत ही आनंद आता है। इस काम को बिल्कुल करिए, और मैंने किया है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही आनंद आता है, आत्मसंतुष्टि बहुत मिलती है। जी जैसे कि हमारा मतलब मैं कहीं पे पढ़ा था कि अपना जो विंध्य था, अपना जो रीवा राजघराना था बहुत समय पहले, तो भारत में लोकतंत्र घोषित होने से बहुत समय पहले ही रीवा राजघराना में लोकतंत्र घोषित कर दिया गया था। ऐसी बातें मैंने सुनी है। तो जैसे कि अपना क्षेत्र है, जैसे आप संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में, वहाँ का जो माहौल होता है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आपको कैसा लगता है वहाँ बैठने पे, मतलब आपके मन में क्या चलता है कि आपको रीवा को रिप्रेजेंट करना है, जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप वहाँ बताते हैं तो वो चीज़ों का निवारण हो पाता है वहाँ पे बताने से? उस समय अपन केवल एक क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उस देश के प्रतिनिधि होते हैं। और पार्लियामेंट में जब आदमी बैठता है, अगर रेगुलर बैठे तो दिन में पूरा देश दिखता है, पूरा देश समझ में आता है। तो अपने क्षेत्र की समस्याएं तो होती ही हैं, उनको आदमी उठाने का प्रयास करता है, उन पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करता है, पर केवल क्षेत्र ही उस समय ध्यान में नहीं रहता, पूरा देश ध्यान में रहता है। और देश को ध्यान में रख करके ही वहां पर अपनी बात मैं रखता हूँ। जैसे अभी आपने रेवेन्यू कोर्ट वाली बात बताई, तो हमारे क्षेत्र एक क्षेत्र का मामला नहीं, पूरे देश की पूरे समस्या देश है। का मामला है। तो मैंने पूरे देश की का अध्ययन करने के बाद ही वो चीज कहा था कि रेवेन्यू कोर्ट्स को अलग कर दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन से। जी वो तो पूरे देश की समस्या है। तो बिल्कुल। इसलिए उस समय अपना क्षेत्र तो ध्यान में रहता है, मतदाता का तो आदमी कर्जदार है, ऋणी रहता है, अपनी जन्मभूमि का ऋणी रहता है, तो वो चीजें तो रहती हैं। लेकिन संसद के अंदर बैठने के बाद आदमी केवल एक क्षेत्र का नहीं रह जाता, वो पूरे देश का हो जाता है, और उसका दिमाग पूरे देश के समस्याओं पर चलता है। जो डिस्कशन होता है उसको देश के दृष्टि से आदमी देखता है कि देश का इसमें क्या हित हो सकता है, कैसे हित हो सकता है। और मैं तो हमेशा इसी दृष्टि से अपनी जो डिबेट्स आप देखेंगे तो हमारा कोई जब निजी क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र के विकास की समस्याओं को तो उठाने का एक फोरम है तो उसको मैं उठाता हूँ, 0 आवर में उठाता हूँ, या कि किसी बजट सेशन वगैरह में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाता हूँ। पर वहाँ पर जो डिबेट हो उसको नेशनल स्टैंडर्ड के डिबेट पर और नेशनल लेवल को मान के राष्ट्रीय स्तर का वो डिबेट हो, उसमें पूरी राष्ट्रीय सोच हो, राष्ट्र के विकास की सोच ही के आधार पर ही अपनी बात वहाँ रखना चाहिए। और क्षेत्र के विकास के लिए तो 0 आवर हैं और दूसरे फोरम मिल जाते हैं फिर मंत्रियों से, और कोई पार्लियामेंट में उठाने भर से नहीं होता, वहाँ पर तो पैरवी भी करनी पड़ती है, मंत्री से मिलना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है, तो वो एक अलग काम हो जाता है। और बाकी सोच जो होनी चाहिए, मेरी सोच तो राष्ट्रीय होती है। मैं जब बैठता हूँ तो लगता है कि मैं रीवा के साथ साथ पूरे देश का प्रतिनिधि हूँ, जी और मुझको उस स्तर से
उस स्तर पर उस तरह के आचरण से उन शब्दों का उपयोग करके और अपनी बात रखता हूँ। जी, वही जैसे कि 2022 में आपने बात की थी, जैसे डभौरा रेलवे स्टेशन है, कोरोना की वजह से बहुत सारी क्या बोलते हैं ट्रेन्स बंद हो गई थी वहाँ पे आना, तो 3 ट्रेनों को वापस चालू करवाने के लिए क्या आपने बात की थी? हाँ, तो वो इस तरह की क्षेत्रीय समस्याओं पर भी आदमी बात करता है, पर उसका 0 आवर में या कि कोई स्पेशल मोशन करके जी, आदमी जी। टाइम लेकर के मिनट 2 मिनट 4 मिनट में अपन बातें अपने क्षेत्र की आदमी रखता है। जी, जी। पर मैंने जैसा बताया कि अपने क्षेत्र के साथ ही साथ मैं उसको लगता है कि मैं देश का प्रतिनिधि हूँ और उस समय देश की समस्याओं पर देश के स्तर पर क्या होना चाहिए उस स्तर पर विचार करके अपनी बात रखता हूँ। जी। जैसे कि 2014 में आप पहली बार सांसद बने। मैं भी रीवा आता था पहले, छोटा था, पर इतना याद है कि रीवा कैसा था। गूगल मैप बहुत देखने की आदत थी, तो उस पे देखता रहता था कि रीवा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो पर्सनली मेरे तो गूगल मैप देख-देख के मैं रीवा को समझा कि कितना जल्दी विस्तार हुआ रीवा का। मतलब पहले मेरे को याद है कि उधर गुड़हर साइड से आते थे, तो पूरा एरिया खाली रहता, इतना ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता था। 2016-17 से लगभग 16 से काम ऐसा लगा कि चालू हो गया है आज के समय में। अगर रीवा को आप आज देखिए और जो इंसान 2014 में देखा होगा, 10 साल में पिछले, धरती आसमान का अंतर हो रखा है रीवा में। मतलब ऐसा लगता नहीं है देख के कि हाँ ये वही रीवा है। वहीं मैं सतना में रहता हूँ, तो लगता है कि मेरे को शिफ्ट हो जाना चाहिए रीवा में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है। सतना में एडवोकेट्स के लिए चैम्बर तक नहीं बन पा रहे हैं, मतलब पार्किंग की फैसिलिटी नहीं, चैम्बर की फैसिलिटी नहीं। यहाँ पर देख रहा हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई यहाँ ये हाई कोर्ट बना के रखे हुए हैं, पूरी इतना अच्छा सिस्टम बन गया है। आपके हिसाब से आने वाले समय में अभी रीवा के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, मतलब जिन पे आप काम करना चाहेंगे? अपने यहाँ सबसे बड़ी ये भी है सिंचाई, जी। पानी पहुँचाना खेतों में। रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख एकड़ में खेती होती है। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंच चुका है। 3 लाख एकड़ की सिंचाई योजनाओं पर काम चालू है और 1-2 वर्षों के अंदर उनमें पानी पहुंच जाएगा। शेष 3 लाख एकड़ के लिए भी ये कुछनमना का जो इलाका था वो छूटा हुआ था, उसके लिए अलग से पैसा मंजूर हुआ है। कुछ पैसेज हैं 15-15, 20-20 गांवों के 10-15 पैसेज हैं, जहां के लिए छोटी छोटी योजनाएं या 3 नहरों से जोड़ करके उन इलाकों को कैसे सिंचित किया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर हम इस पर सफल हो गए, 10 लाख एकड़ में से संभावना है कि 9 लाख एकड़ तक हम पानी पहुंचा सकते हैं। जी। तो 9 लाख एकड़ पानी जिस दिन पहुंच जाएगा पूरे रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी, रीवा लोकसभा क्षेत्र में, उस दिन यहाँ की काया पलट हो जाएगी। इसलिए मेरी प्राथमिकता तो रीवा के खेतों को पानी पहुंचाने की। जी। और रीवा को आप आज के समय किस नज़र से देखते हैं? मतलब देखिए, हाई कोर्ट जबलपुर एस्टेब्लिश्ड है, साथ में इंदौर ग्वालियर भी खंडपीठ दे रखे हैं, कैपिटल बना दी गई है भोपाल को, इकोनॉमिक हब इंदौर है। आने वाले समय में रीवा को क्या लगता है किस क्षेत्र में सबसे आगे होगा, पूरे मध्य प्रदेश में या फिर पूरे देश में? एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत आगे जाएगा और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और ये आगे चल करके इंडस्ट्रियल हब बनेगा। इन जिलों, यहाँ इन क्षेत्रों को तो यहाँ के एक विशेष सहायता के माध्यम से, इंदौर पहले से ही अंग्रेजों के ज़माने से था, भोपाल प्रदेश की राजधानी हो गया, जबलपुर भी एक बहुत कल्चरल सेंटर था, प्रमुख अंग्रेजों के ज़माने से एक छावनी था। तो रणनीतिक तौर पर ग्वालियर की भी यही स्थिति थी, दिल्ली के नज़दीक था। तो इनको रणनीतिक स्तर पर अंग्रेजों के ज़माने से इन जगहों का विकास अपने आप हुआ। रीवा एक किनारे पड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये ना अंग्रेजों की प्राथमिकता में आया। फिर स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर कोई डायनामिक लीडरशिप ऐसी नहीं जो रीवा के विकास के लिए, कि रीवा संभाग के लिए अपने आप को झोंक दे। अब ये भाजपा सरकार जब से आई है और यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि बने हैं, उन लोगों ने रीवा को और हम लोगों ने रीवा में एक सामंजस्य बना करके इसके विकास के लिए काम किया है। राजेंद्र शुक्ला जी को अच्छा टेन्योर मिला, 12-13 साल लगातार वो मंत्री रहे, उसका भी लाभ अपने को मिला। विधायकों ने भी सहयोग किया, उसका भी लाभ मिला। केंद्र सरकार से मोदी जी के आने के बाद आप ये जो देख रहे हैं रीवा की जो मेन
चौराहा से रतहरा वाली जो ये जी सड़क है, ये 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का पैसा मिला। जितने आरओबी है, ये जो ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये सब केंद्र सरकार के पैसे से बने हुए हैं। जी रीवा का हवाई अड्डा केंद्र सरकार ने दे दिया। रीवा के रेलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पूरा, आज 15-16 ट्रेनें चल रही हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस के लिए पूरा 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया। तो इस तरह से, और प्रदेश सरकार ने उसमें पूरी ताकत से लग करके उस काम को पूरा कराया। सुपर स्पेशलिटी केंद्र सरकार ने पैसा दिया, प्रदेश सरकार ने जमीन दी, और राजेंद्र शुक्ला जी ने उसको बड़ी बारीकी से अध्ययन मॉनिटर करके उसको भी खड़ा कराया। तो इस तरह से सामंजस्य की राजनीति यहाँ पर, विकास के प्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधियों, सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से रीवा इतना आगे निकला है, और आगे बहुत बड़ी संभावना है। रीवा को कोई, ये सब बहुत दूर दूर चले जाएंगे 10 वर्ष के बाद। ये सब चीजें जो आप इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर में देख रहे हैं, वो सब रीवा में होगा। जी। जैसे कि पुराने समय से थोड़ी अगर बात करें, रीवा इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब माना जाता था। मुझे पता है जैसे संस्कृत का सबसे पहला महाविद्यालय जो था अपने रीवा में था, संगीत का महाविद्यालय अपने रीवा में, हर एक चीज़ था। लेकिन आज के समय में एजुकेशन हब इंदौर बन चुका है, और कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर नाम की चीज़ होती है कि एक्सपोजर के लिए ही रीवा के बच्चे सबसे ज़्यादा इंदौर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, रीवा में ऐसी चीज़ें वापस आएंगी जिसकी वजह से इंसान वापस रीवा भागना शुरू करे, या फिर उसको यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए? वो संस्कृत विश्वविद्यालय का तो काम प्रारंभिक ब्रांच वहाँ से पाणिनि वाली यहाँ आ गई है, और आगे भी शैक्षणिक संस्थानों के लिए तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी प्रयास कर रही हैं। और मैं जैसा बता रहा हूँ, जब यहाँ पर किसान की आय बढ़ेगी तो अपने आप पूंजी का निर्माण होगा, और जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो अपने आप ये संस्थाएं अपने आप आएंगी। सब मैं बोल रहा हूँ कि रीवा, आप जो इंदौर में देख रहे हैं, जो भोपाल में देख रहे हैं, जो जबलपुर में देख रहे हैं, कि ग्वालियर में देख रहे हैं, अपने आप 10 वर्ष बाद ये रीवा में स्वयं आकर के ये लोग, क्योंकि ये सब पीक पर पहुंच जाएंगे जी। तो उसके बाद खाली कहाँ है? खाली तो केवल रीवा है। तो रीवा में सब कुछ, तो सारे लोग दौड़ के रीवा आएंगे। रीवा को तो बहुत 10 वर्ष के बाद तो अपार संभावना है यहाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन आपको तो अभी देखेंगे, आपकी जो आप बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, 10 वर्ष के बाद वो सब चरितार्थ हो गए होगा, दिखेगा। जी। एक बहुत अच्छी बात पूछना चाहूँगा आपसे कि संसद में जैसे आप बैठते हैं, संसद में रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने नाम से अपने आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं डिबेट्स में जाता हूँ, यूथ पार्लियामेंट्स में, युवा संसद हो गया, तरह तरह की डिबेट्स होती हैं, तो वहाँ पे हमको अलग अलग नेताओं के कार्ड मिलते हैं। अब हम उन नेता को या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, डमी लोकसभा, डमी राज्यसभा चलाते हैं। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अपने विंध्य क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। जबलपुर में 1-2 बार हुआ, बाकी इंदौर, ग्वालियर, भोपाल इधर पे होता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। हो सकता है कि इस साल 2025 के अंदर अंदर में विंध्य युवा संसद के नाम से एक युवा संसद कराना चाह रहा हूँ, और मैं बहुत चाहूंगा कि आप उसकी अध्यक्षता करें। बिल्कुल 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 सही हो। पहले यहाँ था, मॉक पार्लियामेंट होती थी यहाँ टीआरएस कॉलेज में जी। लेकिन अब हो गया, धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हो गई। और मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने सोचा और इसको नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और जब भी आप चाहें कि जिस तरह का भी, मैं उपस्थित रहूँगा। जी।